वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो मैं आपसे शेयर करने वाली थी। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे, तो आप एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको मेरे लास्ट वीडियो पे, मैंने 9 मंथ पूरा कंप्लीट किया था। मुझे नॉर्मल पेन नहीं आया था, लेकिन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं, कि जैसे कि घर के जो बड़े लोग हैं वो ऑब्वियसली आपको बोलेंगे कि आप सी सेक्शन नहीं जाके आपको सबसे पहले नॉर्मल ट्राई करना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए तभी आप सी सेक्शन करो। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे सबको सजेस्ट किया कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, आप उसके लिए ट्राई करो। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे इंजेक्शन से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे हर चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर मैंने ऐसा कोशिश किया, सबने मुझे कहा कि बहुत इजी है, जो भी तुम कर लोगी, मुझे मोटिवेट किया। इवन मैं एक्सरसाइज भी किया करती थी, वॉक सब मैं करती थी, फिर भी मुझे पेन नहीं आ रहा था। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने पेन इंड्यूस करने के लिए एक टैबलेट होता है, वो आपके वेजाइनल एरिया पे डालते हैं, तो आपको धीरे धीरे जो पेन है, जो बेबी है, वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब हम सुबह से हॉस्पिटल पहुँचे, जिस दिन मेरी डिलीवरी का था उस दिन हम 7 बजे से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। फिर जो फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब होता है, वो कंप्लीट करने के बाद जब हम हॉस्पिटल फाइनली मैं पहुंच गई, फिर मुझे वो पेन इंड्यूस करने के लिए वो पेन दे दिया। तो 7 बजे हम पहुँचे, तो 10 बजे के आसपास वो पिल मतलब इंड्यूस कर दिए थे। देन उसके बाद मुझे 12 बजे तक कोई पेन नहीं आया था। फिर उन्होंने आके चेक किया कि क्या सिचुएशन है, कैसा है। फिर उन्होंने फिर से एक पिल इंड्यूस किया 12 बजे के आसपास। फिर उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा इनको, एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स मिनिमम लगेंगे ओपनिंग होने में, और अगर तब तक हो गया ओपनिंग आपका सर्वाइकल तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता जल्दी ही हो जाए या ऐसा कुछ। फिर धीरे धीरे वो जो पेन स्टार्ट हुआ तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो पेन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता। मेरा बेबी नीचे नहीं आ रहा था, वो ऊपर ही था, और बीच बीच में लोग आके ना चेक करते हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था चेक करवाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा था वो। मुझे यहाँ पे कैनुला लगवाए थे, कैनुला मैंने लगाया था अपने हाथ पे, मेरा हाथ स्वेलिंग हो गया था, वहाँ पे कैनुला नहीं मिल रहा था, तो एक तो वो दर्द मेरे अंदर था, साथ में जो बेबी वाला मुझे लगा था पीरियड क्रैम्पिंग जैसा पेन होता है, बट वो ऐसा पेन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो मेरे लिए सहन सीमा से बहुत पार था, और मैं बहुत डर रही थी उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 14 to 15 आवर्स अगर ये पेन झेलना है तो मैं बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। फिर जो टाइम था, एक्चुअली हमने टाइम भी डिसाइड किया होता बेबी का, जो मूल है वो शाम को ही लगने वाला था 5-6 बजे के बाद। तो हमने डिसाइड किया था कि हम उसके पहले तक ट्राई करेंगे, 12 बजे से 5 बजे के बीच में अगर हो जाता है तो कर लेंगे। बट लिटरली वो मुझसे बिल्कुल भी मतलब पेन मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाई। आपको कहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कुछ खाना पीना नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर पेन इंड्यूस करने के बाद मैं 12 बजे से 5 बजे तक धीरे धीरे वो पेन जो है आपका बहुत बढ़ता रहता है। 5 बजे तक मैं पेन सही। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने डिसाइड किया, मेरी फैमिली वालों ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम वेट करना चाहती हो फिर सी सेक्शन करवा दे। तो मैंने बोला सी सेक्शन करवा दो, क्योंकि ये भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसा हमारे ही रिलेटिव में, हमारी जान पहचान में बहुत लोगों के साथ हुआ है कि अगर मॉम जो है, जो माँ है, अगर वो टेंशन लेती है तो बच्चा भी अंदर घबराता है। जैसे अगर मैं रो रही हूँ या फिर मैं टेंशन ले रही हूँ तो वो हमसे कनेक्टेड है, तो वो अगर टेंशन ले रहा है तो वो कभी कभी सूसू पॉटी कर देते हैं, उसको मेकोनियम कहते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, या इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस भी होंगे यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं।
तो अगर जो बेबी है वो ज़्यादा देर अंदर है और अगर उसने पॉटी सुसु कर दिया और उसके अंदर वो घूम रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस पानी को पी लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बच्चों के लिए। आपके बच्चों को आईसीयू में डालना पड़ता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ऐसा हमारे रिलेटिव के साथ हो चुका था। इसीलिए पहले से मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ऐसा कोई सिचुएशन आए जब मुझे लगे कि मैं अब नहीं कर सकती, तो हम बेबी को रिस्क में नहीं डालेंगे, मैं सी सेक्शन करवा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने वैसा ही डिसाइड किया कि मैं घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, तो सी सेक्शन के लिए मैं गई। देन जो सेकंड जो कैबिन था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो फिर और जो वहाँ के स्टाफ्स थे वो बहुत अच्छे थे। वो आप ऐसा कुछ हॉस्पिटल चूज़ करिएगा जहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हों। तो उन्होंने पूरा भजन वजन लगा के रखा हुआ था, तो मुझे ऐसा कोई ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। बट मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो इंजेक्शन का था, जो कि बैक में लगता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा तैयारी वैयारी किया। उसके बाद वो इंजेक्शन लगाने के लिए आए, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उन्होंने मेरे सर को ऐसा करके पकड़ा और जो बैकबोन है उसमें ऐसा करके ना पिंच करने लगे, नाखून से, अपने नेल से ऐसा करके पिंच करने लगे। तो और वो ऐसा मुझे बोलने लगे कि अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुमको थोड़ा सा ऐसा दर्द हो सकता है, तुमको दर्द होगा, मैं अभी सिर्फ सर्च कर रहा हूँ कि कौन सी जगह पे आपको इंजेक्शन लगाना है करके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो जो पिंच कर रहे थे ना, उतने में ही अचानक से मुझे मेरे पैरों में सेंसेशन आया कि सब कुछ सुन्न हो गया। मतलब वो जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल भी पेनलेस है, वो आपको बिल्कुल फ़ील ही नहीं होगा कि आपको इंजेक्शन लगा है। वो जो नॉर्मल जो इंजेक्शन लग जाते हैं ना हाथ पैर में, वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जो मुझे ऐसे ही नॉर्मल जो कैनुला लगा था उसमें मुझे ज़्यादा पेन हुआ था, बाकी उसमें मुझे कोई पेन नहीं हुआ जो बैक में लगता है। ऐसा बोलते हैं बहुत बड़ा इंजेक्शन है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं लगेगा। जैसे ही वो जो मेडिसिन आई, फिर मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस तैर रही हूँ, पानी में तैर रही हूँ, ऐसा कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं होता है। फिर 10 मिनट में बेबी बाहर आ गया था। 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे बेबी को दिखाया। फिर जो बेबी को ले जाते हैं, फिर आपका क्या है, वो ऑपरेशन करते हैं, आपको स्टिचेस लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगा, ऐसा मेरे साथ हुआ था। फिर 15-20 मिनट तक ऐसा कुछ आपको कोई पता नहीं लगेगा। फिर जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हुई, तब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अप्रैल के मंथ में मुझे बेबी हुआ था, लेकिन 5 कंबल मैं ओढ़ के रखी हुई थी और रूम पे ना एसी था, ना फ़ैन था, कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ कंबल से मैं ढकी हुई थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। देन उसके बाद फिर आपको कुछ बीपी और ये सब का चेक करने के लिए बहुत सारी मशीन लगा देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप कंट्रोल, आपकी बॉडी कैसा बिहेव कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था इंजेक्शन ये सब से, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं रूम पे आ गई थी और बाद में जब बेबी आ जाता है, उसके बाद का जो टाइम रहता है वो 2 दिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल रहता है। उसमें कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, लेटना है। लेकिन हाँ, आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना पीना है जिससे आपको खांसी हो। मैं ये आपको पर्सनल सजेशन अपना दे रही हूँ कि आप जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कभी भी, आपको अगर सी सेक्शन हो सकता है तो 9 मंथ में कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ ऐसा दही वही ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि जब सी सेक्शन होता है तो हमको खांसना भी मना होता है, खांसना, ज़ोर से बात करना, ऐसा कुछ भी चीज़ जिससे आपके टमी में प्रेशर आए। तो आप ऐसा कोई भी काम मत करिए, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपको वहाँ प्रेशर फ़ील हो। तो आपको खांसना ये सब बिल्कुल भी मना रहता है। आपको थोड़ा पानी पीना होता है। पहले ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि हर हॉस्पिटल अलग है, हर जगह कुछ अलग डिफरेंट होता होगा। ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में आई थिंक मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ था 5 बजे के आसपास। फिर रात को 10-11 बजे के आसपास मुझे पानी पिलाना स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते थे। तो तब मुझे ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, तब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फिर आपको 2 दिन बाद वो उठने के लिए कहते हैं,
और आपको अपने बेड से उठना रहता है। वो जो फर्स्ट वॉक रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपके पूरे स्टिचेस लगे होते हैं, तो आपका बॉडी वो प्रिपेयर नहीं होता। तो आपको जो वॉक करना होता है स्टार्टिंग, जो मतलब बेड से सिर्फ आपको उतर के जो नीचे पैर रख के जो कुछ कदम रखने हैं, वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन आई थिंक वो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको 5 मिनट, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, 5 मिनट में आपको बस थोड़ा बहुत चलना है। आपको 5-6 अगर कदम आप चल लिए तो आपको फिर वो भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप खुद ही उस रूम में पूरा चलते रहेंगे, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि 9 मंथ तक हमारे पेट में कुछ था बहुत भारी सा, अब वो एकदम अचानक से खाली हो गया तो आपका पेट अजीब सा ऐसा फ़ील होता है। फिर आपको मतलब जो भी है, फर्स्ट वॉशरूम आप जा रहे हैं, पी पू जो भी आपको करना है उसके लिए आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आपको उसमें भी आपका माइंड सेट रखना है और आपको ऐसा फ़ील होगा। और हाँ, थोड़ा सा पेनफुल रहता है, बट आप नॉर्मल भी करेंगे तो भी आपके लिए पेनफुल रहेगा, तो बिल्कुल भी वो टेंशन मत लीजिए। फिर जो स्टिच है वो 5 दिन बाद 5-6 दिन बाद मेरा घर में चली गई थी, स्टिच मेरा बिल्कुल सूख गया था। वो तो 3rd-4th डे ही एकदम नॉर्मल हील हो गया था। फिर भी हमको बहुत केयर से रखना पड़ता है, तो इसीलिए आप केयरफुल रहिए। 7 दिन तक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 7 दिन तक मैं नॉर्मल, ऐसा कोई मुझे उठाता था, मेरे हस्बैंड उठाते थे मुझे, मैं खुद नहीं उठती थी। मतलब मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रही थी कि मेरे टमी में प्रेशर आए। आपको बेल्ट दे देंगे, आपको पहले ऐसा लगेगा कि मेरा जो टमी है वो कटा हुआ है, मैं बेल्ट कैसे लगाऊंगी। लेकिन बिलीव मी, आप बेल्ट लगाएंगे तो आप उस बेल्ट, जो आपका वेट है वो आप पूरे बेल्ट पे देंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा ऐसा वॉक करना। तो आप बेल्ट बिल्कुल ले लीजिए। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा महंगा बेल्ट दे दिए थे। आप पहले से ही ऑनलाइन में सर्च कर लीजिए, वो बेल्ट सस्ते भी आते हैं, 400-500 रुपए के भी आते हैं, क्योंकि मैंने बाद में वही ऑर्डर किया था, वो ज़्यादा अच्छा था। आप अगर बोलेंगे तो मैं लिंक भी आपको भेज दूँगी कि ये वो कौन से बेल्ट है। आप वो बेल्ट लगा लीजिए, वो आपको बिल्कुल आपके टमी में सपोर्ट रखेगा। और फिर आप 7वें दिन से अपना नॉर्मल चलना, काम काज जो भी आप करती हैं वो आप कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमको दिमाग में रखना है, जैसे कि हमको हैवी नहीं उठाना है। ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे। बाकी आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप जैसे नॉर्मल चल रही हैं आप वैसे ही चलिए। 7 दिन तक प्रिकॉशन रखिए, जब वो स्टिच निकल जाएगा, कई लोग तो 3 से 4 दिन में उठ के खाना बनाना ये सब स्टार्ट कर देते, बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा हीरोइन नहीं बनना था कि मैं कर सकती हूँ। मैं कि हाँ, मेरी बॉडी अभी ठीक नहीं है, हील होना चाहती है, तो मैंने अपनी बॉडी को हील होने का पूरा टाइम दिया था। तो वैसा आप भी करिए कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी पे जा रही है और आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकती हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। आप एक बार अपने डॉक्टर से सजेशन ले लीजिएगा। अगर डॉक्टर कहते हैं आप नॉर्मल कर सकते हैं तभी करिए, नहीं तो मेकोनियम जो मैं बता रही हूँ कि बेबी जो पॉटी हो जाती है, बेबी की पॉटी, और अगर बेबी खा ले तो क्या होता है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था सी सेक्शन का, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं था, जबकि वो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहा नॉर्मल डिलीवरी से। लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन था उसके बाद, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊँगी। अगर मैं अभी बोलूँगी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो नेक्स्ट बार हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तब तक मेरे चैनल को आप कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब।